नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में किसान उपयोगी जरूरी जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। आइए देखते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री ने शिक्षक पर्व के पहले सम्मेलन में शिक्षा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योजनाओं का किया शुभारंभ। किसानों व कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए मुख्यमंत्रियों और कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक। इंडिया एट 75 के तहत दुनिया भर के 75 भारतीय मिशनों और दूतावासों में आत्मनिर्भर कॉर्नर स्थापित किए जाएंगे। आइए देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिक्षक पर्व के पहले सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश बोलने वाली किताबें, सीबीएसई की स्कूल गुणवत्ता आश्वासन और आकलन रूपरेखा, निपुण भारत के लिए निष्ठा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम और विद्यांजलि पोर्टल का भी शुभारंभ किया। आइए इसके बारे में जानते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिक्षक पर्व के पहले सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश यानी श्रवण बाधितों के लिए ऑडियो और पाठ आधारित सांकेतिक भाषा वीडियो, ज्ञान के सार्वभौमिक डिजाइन के अनुरूप बोलने वाली किताबें यानी टॉकिंग बुक्स, नेत्रहीनों के लिए ऑडियो किताबें, सीबीएसई की स्कूल गुणवत्ता आश्वासन और आकलन रूपरेखा, निपुण भारत के लिए निष्ठा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम और विद्यांजलि पोर्टल यानी विद्यालय के विकास के लिए शिक्षा स्वयं सेवकों, दाताओं, सीएसआर योगदानकर्ताओं की सुविधा के लिए का भी शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों को बधाई दी। उन्होंने कठिन समय में देश के छात्रों के भविष्य के प्रति शिक्षकों के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि आज शिक्षक पर्व के अवसर पर कई नई योजनाएं शुरू की गई है। ये महत्वपूर्ण भी है क्योंकि देश इस समय आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और आजादी के 100 साल बाद भारत कैसा होगा, इसके लिए नए संकल्प ले रहा है। प्रधानमंत्री ने महामारी की चुनौती का सामना करने के लिए छात्रों, शिक्षकों और पूरे शैक्षणिक समुदाय की प्रशंसा की और उनसे कठिन समय का मुकाबला करने के लिए विकसित की गई क्षमताओं को और आगे बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, यदि हम परिवर्तन के दौर में हैं, तो सौभाग्य से हमारे पास आधुनिक और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के कारण देश के किसान फसलोपरांत नुकसान से बचेंगे। साथ ही केंद्र व राज्य सरकारों तथा कृषि क्षेत्र से जुड़े उपक्रमों को समुचित एडवांस प्लानिंग करना आसान हो जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर के राज्यों ने केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किए राष्ट्रीय खाद्य तेल पाम ऑयल मिशन की सराहना की और केंद्र को इसमें सहयोग और अपने स्तर पर इसके क्रियान्वयन का पूरा भरोसा दिया। भारत सरकार कृषि से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषयों पर राज्यों के साथ चर्चा कर रही है। भारत सरकार की कोशिश है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, उसका क्रियान्वयन शीघ्रता से हो और नीचे तक इस फंड के क्रियान्वयन से कृषि अवसंरचनाएं खड़ी हों जिसका लाभ किसानों को मिले। किसान सम्मान निधि और किसान क्रेडिट कार्ड योजना, इसमें जो पात्र किसान है उसको ये मिलना प्रारंभ होना चाहिए और इसके लिए राज्य सरकारें द्रुत गति से काम करें। केंद्र सरकार इसमें सहयोग करने के लिए पूरी तरह तत्पर है। पारदर्शी व्यवस्था हो, कृषि के साथ ज्ञान, विज्ञान और तकनीक तीनों जुड़ें और उनके उपयोग से किसान की ताकत बढ़े, किसान तक सब प्रकार की सूचनाएं पहुँचें, किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो और किसान
ठीक प्रकार से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके खड़ा हो सके और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो जो योजनाएं हैं हर योजना का लाभ किसान को मिल सके, इस दृष्टि से डिजिटल एग्रीकल्चर परियोजना प्रारंभ कर रहे हैं। जैसे जैसे इंडिया एट 75 के लिए भारत अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है और विकास को एक जन आंदोलन में बदलने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, ट्राइफेड जमीनी हकीकत में अपनी जड़ों के साथ काम कर रहा है और डिजाइन और कार्यान्वयन दोनों में कल्याण पर जोर दे रहा है। आइए इसके बारे में जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। ट्राइफेड जनजातीय उत्पादों के साथ साथ जीआई टैग उत्पादों को बढ़ावा देने और जनजातीय कारीगरों के सशक्तिकरण के प्रतीक के रूप में उन्हें एक ब्रांड में बदलने के लिए कई मंत्रालयों जैसे संस्कृति मंत्रालय, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय, भारतीय डाक, पर्यटन मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रहा है। ऐसा ही एक सहयोग विदेश मंत्रालय के साथ किया गया है। ट्राइफेड अगले 90 दिन में दुनिया भर में स्थित 75 भारतीय मिशनों व दूतावासों में आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर स्थापित करेगा। पहले आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर का उद्घाटन 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बैंकॉक यानी थाईलैंड स्थित भारतीय दूतावास में राजदूत श्रीमती सुचित्रा दुरई और सेवानिवृत्त राजदूत श्री आर स्वामीनाथन द्वारा किया गया। प्राकृतिक और जैविक उत्पादों के अलावा जीआई टैग जनजातीय कला और शिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ये कॉर्नर एक विशेष स्थान होगा। जनजातीय उत्पादों की समृद्धि और विविधता को प्रदर्शित करने वाले कैटलॉग और ब्रोशर भी मिशनों और दूतावासों को भेजे गए हैं। 75 देशों मेंजमैका, आयरलैंड, तुर्की, केन्या, मंगोलिया, इजराइल, फिनलैंड, फ्रांस, कनाडा, सिंगापुर, रूस, अमेरिका, इंडोनेशिया, ग्रीस और साइप्रस शामिल है। ट्राइफेड द्वारा इनमें से प्रत्येक मिशन में जनजातीय उत्पादों को भेजा जा रहा है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा सोशल मीडिया मंच पर आधिकारिक वीडियो द्वारा फूड प्रोसेसिंग सप्ताह की शुरुआत की गई। मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा मध्य प्रदेश के दमोह में एक जिला एक उत्पाद के तहत टमाटर के प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन पर आधारित एक वेबिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत। मेरठ का एक कृषि विश्वविद्यालय अपनी सेवाएं किसानों के घर तक पहुंचा रहा है। इसके लिए उसने बाकायदा फोन सेवा शुरू की है। छात्रों को भी ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था कराई गई है और इस काम में वो काफी हद तक कामयाब भी रहे। हम बात कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की। आइए जानते हैं विस्तार से इस पहल के बारे में। कृषि विश्वविद्यालय सिर्फ शिक्षा और शोध को ही समर्पित नहीं होते, बल्कि खेतों तक जाकर जमीनी स्तर पर भी काम करना पड़ता है। किसानों से सीधे संपर्क के बिना कृषि वैज्ञानिकों का काम लगभग अधूरा है। किसानों को खेती बाड़ी के काम में जो भी दिक्कतें आती हैं, वहीं असल में विश्वविद्यालय शोध के लिए नए विषय प्रदान करती है। मेरठ का सरदार वल्लभ भाई कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 18 जिलों को कवर कर रहा है। इसके पास बहुत बड़ा नेटवर्क है और फिलहाल 20 कृषि विज्ञान केंद्र इसके अंतर्गत आते हैं। इनमें से 7 केंद्रों को 2019 के बाद जोड़ा गया है।
मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ये सभी 7 नए केंद्र भी अब अपने कार्यक्रम को किसानों के संबंध में आकर उनको प्रचालित कर रहे हैं। ये कृषि विज्ञान केंद्र जो टेक्नोलॉजी, जो हमारी यहाँ रिसर्च होती है, जो हमारी उपलब्धि होती है, इसको किसानों तक ले जाने के एक मुख्य साधन हैं। इनके द्वारा हमारा किसानों के साथ लगातार संपर्क बना रहता है। ये हमारे कृषि विज्ञान केंद्र जो हैं वो किसानों के खेतों में जाकर उनके यहाँ अपने प्रदर्शन लगाते हैं, उनको बीज उत्पादन की ट्रेनिंग देते हैं। अपने यहाँ जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनके साथ उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं और उनका एक निरंतर संपर्क बना रहता है कि क्या क्या टेक्नोलॉजी, क्या क्या नई नई चीज़ें, किस तरह के बीज उनके लिए उपलब्ध कराए जाएं, क्या उनके लिए जो हम फर्टिलाइज़र और जो अन्य शस्य विधियाँ हैं उनको किसानों के साथ हम कैसे प्रदान उनको कर उनका लाभ उनको बताकर उनके बारे में उनको जानकारी देकर हम किसानों को कैसे लाभ किसानों का लाभ को बढ़ा सकें। जो वैज्ञानिक हैं ये डायरेक्ट किसानों के संबंध में भी रहते हैं। हर किसी को ये है कि वो कृषि विज्ञान के थ्रू, कृषि विज्ञान केंद्र के थ्रू या डायरेक्टली, क्योंकि हमारा उद्देश्य बेसिकली ये है कि जो हमारी अपने शोध कार्य की उपलब्धियां हैं उसका हम ये विश्वास करते हैं कि अगर उसका 20-30% भी किसानों के खेत तक पहुंच जाए तो किसानों की आय को दुगना करने के, उसको और बढ़ाने में हम बहुत सहायक हो सकते हैं। तो हमारी जितनी भी शोध क्रियाएं यहाँ पर होती हैं या जो शिक्षण कार्य यहाँ पर होता है उसमें हम लोग जो इस क्षेत्र की समस्याएं हैं उनको सर्वोपरि रखते हैं। उनको हम कैटेगराइज करते हैं कि ये प्रायोरिटी नंबर 1 है, ये 2 है। इसको डिपेंडिंग अपॉन हमारे पास जो मैन पावर है, जितना साधन हमारे पास हैं, उसको रखने के साथ साथ हम ये प्रायोरिटाइज करते हैं कि इसको कैसे हम किसानों तक ले जा सकेंगे, किसको हम पहले अध्ययन करेंगे, किस पर हम पहले काम करेंगे और उसको किसानों तक कैसे पहुंचाए जाएंगे। तो इसके लिए डायरेक्ट संपर्क जो हमारे वैज्ञानिकों का है वो चलता है और साथ साथ कृषि विज्ञान केंद्र के थ्रू भी हमारे वैज्ञानिक उनको कोऑपरेट करते हैं। उनके जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं वो चाहे अपने कृषि विज्ञान के ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, उसमें हमारे वैज्ञानिक और शिक्षकगण वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के साथ साथ जितने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या रीजनल लेवल पर जो उत्तर प्रदेश शासन के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें भी हमारे सभी वैज्ञानिक लोग यहाँ से पार्टिसिपेट करते हैं और तकनीकी ज्ञान को किसानों के साथ शेयर करते हैं। कोरोना संकट के दौरान भी इस विश्वविद्यालय ने अपना काम जारी रखा। महामारी में खेतों तक वैज्ञानिकों का पहुंचना नामुमकिन था। ऐसे में विश्वविद्यालय में टेली एग्रीकल्चर के नाम से ऑनलाइन सेवाएं देने का फैसला किया। इसके अंतर्गत फसल में कोई भी समस्या आने पर उसका फोटो मंगा लिया जाता और फोन पर ही समाधान सुझा दिया जाता। पशुओं के लिए भी ऐसी ही सेवा शुरू की गई और नाम रखा गया टेली मेडिसिन। पिछले लगभग 1.5 साल से भारतवर्ष ही नहीं विश्व भी कोविड-19 की त्रासदी से बहुत इसमें पूरा विश्व प्रभावित रहा है। और लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि हम कृषि क्षेत्र में बहुत सक्षम रहे हैं कि भारतवर्ष का जो फूड ग्रेन उत्पादन है वो इस वर्ष भी ऑल टाइम हाई सबसे अधिक जो अभी तक का है वो 305 मिलियन टन्स रहा है, जो वास्तविक में प्रशंसनीय है। लेकिन हम ये महसूस करते हैं कि इसी बीच में बहुत सारी विपदाएं भी आई हैं। उन विपदाओं ने हमें अवसर भी प्रदान किए हैं। हमारे विश्वविद्यालय ने एक किसानों से संपर्क स्थापित करने के लिए एक ये प्रोग्राम यहाँ पर स्टार्ट किया, टेली एग्रीकल्चर। उसमें हमारे विश्वविद्यालय के ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने, जिसमें सभी विषयों के वैज्ञानिक जो थे उसमें संलग्नित थे, उन्होंने सब ने मिलकर एक ग्रुप बनाया और मोबाइल के थ्रू उस ग्रुप की सारे जितने हमारे 18 जिलों के किसान हैं उनसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश की और उनको
बताया गया, उनके बीच में एक जागृति पैदा की गई कि आपके खेत में हम लोग आपके पास नहीं पहुंच सकते क्योंकि कोविड के कारण जो हमारी रेस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन आपके यहाँ खेत में कोई भी अगर समस्या आती है तो आप उसका फ़ोटो खींचकर हमारे पास में यहाँ भेज सकते हैं, तो हम आपकी समस्या का निदान कर सकते हैं। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं किसी भी समय। 24 आवर्स हमारी ये टेली एग्रीकल्चर की लाइन जो थी, जो हमारा जो प्रोग्राम था, ये उनके लिए अवेलेबल था और इससे उनको बहुत सराहना मिली क्योंकि जो हमारा मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो गया था उसको हम इसके थ्रू कर इसी तरह से आप देखेंगे कि पशुओं के क्षेत्र में हमारी बहुत उपलब्धियां हैं। लेकिन मैं कोविड के संदर्भ में आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो पशु चिकित्सालय है इसमें हमने टेलीमेडिसिन स्टार्ट कर दी। तो जो पशुओं के बीच में पशुओं के में कोई भी रोग आता था तो उसको हम टेलीमेडिसिन के थ्रू उनको मेडिसिन यहाँ से प्रोस्क्राइब करते थे और कहीं ज़रूरत भी होती थी तो या तो हम अपने वैज्ञानिक को यहाँ से जो डॉक्टर्स हैं उनको यहाँ से भेजते थे, वो वहाँ सर्जरी करके आते थे, या फिर अगर वो नहीं जा पाते थे तो फिर वहाँ जो लोकल अवेलेबल रिसोर्सेज थे उनको यूटिलाइज़ करके हम उनको टेलीमेडिसिन और टेली सर्जरी भी हमने कराई है। ये कोविड के पीरियड में ये हमको पहली बार हमने किया। कोरोना ने सभी शिक्षण संस्थाओं को बंद करने पर मजबूर कर दिया, लेकिन सरदार वल्लभ भाई कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने शिक्षण का काम नहीं रोका और छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा देना जारी रखा। यहाँ तक कि परीक्षाएं आयोजित करके उनका परिणाम भी घोषित कर दिया गया। इसी तरह से आप समझेंगे कि शिक्षण के क्षेत्र में भी हमने पहले कभी इतना 100% कवरेज जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन का नहीं था और हमें ये डर था क्योंकि कृषि विश्वविद्यालय में हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी बहुत होते हैं। हमें डर था कि ऑनलाइन एजुकेशन हम करेंगे तो सभी छात्रों को, सभी विद्यार्थियों को हम अप्रोच कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमें बहुत ही खुशी हुई जब हमने ये प्रयास किया तो हमें लगभग 100% सफलता उसमें मिली कि ऑनलाइन एजुकेशन हम यहाँ से कंप्लीट विश्वविद्यालय से करा सके और उनका एग्ज़ाम करके हमने उनका रिजल्ट भी डिक्लेयर किया। कोरोना संकट ने जिंदगी की रफ्तार को बहुत धीमा कर दिया है, लेकिन जिंदगी चलते रहने का नाम है। इस विश्वविद्यालय ने एक बार फिर से इस बात को साबित कर दिया है। खेती में बढ़ती लागत से किसान परेशान हैं। फसल बेचकर उन्हें जो कमाई होती है उसका बड़ा हिस्सा अगली फसल उगाने पर खर्च हो जाता है। यही वजह है कि बहुत बड़ी संख्या में किसान कर्ज के बोझ तले दबे रहते हैं। जीरो बजट फार्मिंग यानी बिना लागत की खेती इन सभी समस्याओं का समाधान है। आइए जानते हैं इसके बारे में। हानिकारक रसायनों के बिना होने वाली जीरो बजट खेती पूरी तरह प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। यही वजह है कि इसे प्राकृतिक खेती भी कहा जाता है। ये ऐसी विधि है जिसके लिए सिर्फ 10% पानी और इतने ही फीसदी बिजली चाहिए, यानी पानी और बिजली की 90% बचत। दूसरी ओर आपको न महंगे कीटनाशक खरीदने और न जेब पर डाका डालने वाले रासायनिक उर्वरक चाहिए। यहाँ तक कि केचुआ या फिर जैविक खाद की भी कोई जरूरत नहीं है और पैदावार भी रासायनिक या जैविक विधि से कम नहीं होती। बस आपके पास देसी गाय होनी चाहिए। सिर्फ एक देसी गाय 30 एकड़ जमीन के लिए काफी है, फिर चाहे जमीन सिंचित हो या असिंचित। संसाधन निर्माण के लिए जरूरी कच्चा माल भी किसी दुकान से नहीं खरीदना, बल्कि वो खेत में या गांव में प्राकृतिक रूप से मौजूद होता है, यानी कच्चा माल खुद ईश्वर प्रदान करेंगे। जंगल में उगने वाले पेड़ों को भला कौन खाद पानी देता है? ये एक ईश्वरीय प्रक्रिया है। इसी कारण जीरो बजट फार्मिंग को आध्यात्मिक खेती भी कहा जाता है। हम सभी जानते हैं कि खेतों में इस्तेमाल होने वाले रसायन फसलों को जहरीला बना रहे हैं और पर्यावरण के लिए नुकसानदेह हैं। जीरो बजट फार्मिंग में इस तरह की समस्याएं नहीं आती। इससे मिट्टी की भौतिक गुणों में इजाफा होता है, उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ती है और फसल की गुणवत्ता भी। इसी तरह की खेती में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जीवामृत की है। इसे बनाने के लिए प्लास्टिक का ड्रम ले और उसमें 200 लीटर पानी, 5 से 10 लीटर गौमूत्र और 10 किलो देसी गाय का गोबर डालें। फिर उसमें 1 किलो काला गुड़ मिलाएं और 1 किलो बेसन डालना है।
मेड़ की या फिर पौधों के जड़ों से चिपकी हुई एक मुट्ठी मिट्टी मिलाएं, सबको घोलकर बोरी से ढक कर रखें। ड्रम को खुले में रखें और इसे बारिश के पानी से बचाएं। सुबह शाम क्लॉकवाइज घोलें। 4 दिन में आपका जीवामृत तैयार हो जाएगा। इसे आप बागवानी फसलों में छिड़क सकते हैं। इस पद्धति में सहफसली खेती की जाती है। इस तरह मुख्य फसल में जुताई और सिंचाई वगैरह की थोड़ी बहुत लागत आती है, वो सह फसलों से आराम से निकल जाती है। बेहतर फसल के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है। दलहनी पौधों में जबरदस्त नाइट्रोजन पाया जाता है, लिहाजा जीरो बजट फार्मिंग में सह फसल के रूप में दलहन बोने की सलाह दी जाती है। इस पद्धति में हाइब्रिड बीज नहीं बल्कि पूरी तरह देसी बीज बोए जाते हैं। भारतीय कृषिविद सुभाष पालेकर जीरो बजट फार्मिंग के जनक हैं। इन्होंने किसानों को कर्ज के बोझ से मुक्ति दिलाने के लिए 1990 में कर्नाटक में इसकी शुरुआत की थी। कर्नाटक के अलावा आंध्र प्रदेश में 5 लाख किसान इस तरह की खेती कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी इसे लेकर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। केंद्र सरकार भी इस खेती को प्रोत्साहित कर रही है। वो चाहती है कि किसान फिर से अपनी जड़ों की ओर लौटें और हानिकारक रसायनों से खेतों को बचाएं। जीरो बजट फार्मिंग तो ऐसा है कि कोई भी खेती हम विशेष रूप से हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जैविक खेती के द्वारा, प्राकृतिक कृषि पद्धति के द्वारा हम किस प्रकार से ज़मीन के स्वास्थ्य को बनाए रखें। जैसे जैसे कृषि रसायनों का प्रयोग बढ़ता गया वैसे वैसे हमारी मृदा का स्वास्थ्य खराब होता गया है। मृदा के अंदर बहुत सारे मित्र जीवाणु पाए जाते हैं, उनका ह्रास हुआ है। तो अगर हम जैविक खेती का प्रयोग करते हैं और जैविक उपादानों का प्रयोग करते हैं कृषि में, तो मृदा के स्वास्थ्य को हम वापस ला सकते हैं। और अगर हमारी मृदा का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो मिट्टी से ही पौधे होते हैं, पौधे का स्वास्थ्य मिट्टी के स्वास्थ्य के ऊपर, और जो हमारा अन्न उत्पादित होता है, जो चारा बनता है, उससे पशु का स्वास्थ्य और मनुष्य का स्वास्थ्य। तो जब हम वन हेल्थ की या एक स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो अगर हमारी मृदा स्वस्थ है तो पशु भी स्वस्थ होंगे, पौधे भी स्वस्थ होंगे और हम भी स्वस्थ होंगे। इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक खेती के ऊपर विशेष जोर दिया जा रहा है। और देश में कई क्षेत्र ऐसे हैं जिनके ऊपर की विशेष रूप से जोर दिया जा रहा है। खासकर जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाके हैं, उत्तराखंड की पहाड़ियों में, या हम ईस्टर्न हिल्स में जाएं, वहाँ पर प्राकृतिक तौर पर ही बहुत ज़्यादा मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं होता है। ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करके और उनको ऑर्गेनिक डिक्लेयर करके वहाँ पे खेती करने के बाद जो उत्पाद पैदा होता है उसको हम एक प्रीमियम प्रोडक्ट के तौर पे राष्ट्रीय बाज़ार में, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बेच सकते हैं और उससे हमारे किसान भाइयों की आमदनी भी बढ़ेगी। यही मुख्य उद्देश्य है ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने का। इसी के साथ इस कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहे दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में। आइए बढ़ते हैं आगे। कर्नाटक सरकार ने मुख्यमंत्री रैत विद्या निधि योजना शुरू की है। रविवार को मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसकी शुरुआत की। इस योजना में किसानों के बच्चों को छात्रवृत्ति दी जा रही है। अन्नदाता की संतानों को अच्छी शिक्षा के मकसद से कर्नाटक में मुख्यमंत्री रैत विद्या निधि योजना की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का कहना है कि किसानों के बच्चे बुद्धिमान होते हैं, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए उन्हें आसानी से अवसर नहीं मिल पाते। कॉलेज गांवों से दूर होते हैं। बहुत से किसान आर्थिक वजहों से अपनी औलादों को कॉलेज तक नहीं पहुंचा पाते। ऐसे में छात्रवृत्ति की राशि उन्हें कॉलेज तक पहुंचने में मदद करेगी। केंद्रीय कृषि
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विद्यार्थियों के बैंक खातों में छात्रवृत्ति की राशि सीधे हस्तांतरण की प्रक्रिया रविवार को ही शुरू भी कर दी और कुछ विद्यार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से छात्रवृत्ति वितरित की। तोमर ने कहा कि कर्नाटक ने कृषि के क्षेत्र में काफी आगे है। खास तौर से ऑर्गेनिक खेती में कर्नाटक काफी तरक्की की है। विज्ञान और तकनीक हो, कृषि उत्पादकता केंद्र का मामला हो या फिर कृषि संजीवनी योजना, हर लिहाज से कर्नाटक प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रैत विद्या निधि योजना भी कर्नाटक को अलग दर्जा प्रदान करती है, इसलिए राज्यों में भी इस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए। तोमर ने कहा कि भारत सरकार डिजिटल एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म पर काम कर रही है। 6 और 7 सितंबर को मुख्यमंत्रियों के साथ केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की बैठक हो रही है, जिसमें कर्नाटक के बेहतर डिजिटल मॉडल पर भी चर्चा की जाएगी ताकि पूरा देश इसे अपनाए। जीडीपी में कृषि का योगदान और बढ़े और किसान महंगी फसलों को अपनाए। इस मौके पर तोमर ने कहा कि जैविक कृषि और नारियल की खेती को बढ़ावा देने के साथ साथ दलहन और तिलहन के मामले में आत्मनिर्भरता के लिए केंद्र सरकार मिशन मोड पर काम कर रही है। पाम ऑयल की खेती बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में 11,000 करोड़ रुपए का मिशन शुरू किया है। तोमर ने कहा कि हमारे किसानों की मेहनत के कारण आज हम खाद्यान्न के मामले में अपने देश का पेट भर पा रहे हैं, बल्कि दुनिया की जरूरत को भी पूरा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने किसानों की आमदनी दोगुनी करने का जो लक्ष्य रखा है, उसे हासिल करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही है। उम्मीद है कि अगले साल तक ये लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा कि प्रधानमंत्री देश के मजबूत और टिकाऊ विकास के लिए काम कर रहे हैं और कर्नाटक राज्य केंद्र सरकार की योजनाओं को समय सीमा में लागू कर रहा है। उनका कहना था कि किसानों के बच्चों के लिए शुरू की गई छात्रवृत्ति योजना को खर्च के रूप में नहीं बल्कि निवेश के रूप में देखा जाना चाहिए, जो किसानों के लिए किया जा रहा है। इसका रिटर्न न केवल कर्नाटक को बल्कि पूरे देश में वापस मिलेगा। आज के आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में बस इतना ही। अब आप हमारे कार्यक्रम को सिर्फ एक QR कोड को स्कैन करके भी देख सकते हैं। डीडी किसान के YouTube चैनल पर आत्मनिर्भर भारत के सभी प्रसारित कार्यक्रम दोबारा देखकर कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी नई नई जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। नवरसों से भरा ये शहर अपनी सभ्यता, अपने अतीत और अपने गौरवशाली परंपरा के साथ देखिए कैसे सर उठाए खड़ा। 1857 की क्रांति और शहीद मंगल पांडे के स्मारक में होगी मेरठ की शुरुआत। चखूंगा मेरठ की मशहूर गजक का स्वाद। जाऊंगा हस्तिनापुर, जो थी महाभारत के कौरवों और पांडवों की राजधानी। बाबा स्कूल बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने। तेरे को कितनी बार बोला ये बॉक्सिंग वॉक्सिंग कुछ नहीं होता, नहीं करनी, फिर भी तो अपनी माँ के जैसे समझेगी नहीं। खोपड़े की जगह ना घुटनों में दिमाग तुम्हारा। अच्छा लगा तुम सबका ये जज्बा देखकर। दूसरों की तरह छुट्टियां मनाने की जगह तुम जो अपने अपने खेल में पसीना बहा रहे हो ना, यही मेहनत तुम्हें ओलंपिक्स में लेकर जाएगी। कमान कमान फास्ट। उन गहरी गलियारों में कोई राज छुपा है। भाभी, गुनाहों और षड्यंत्रों का किसने जाल बुना है? छल प्रपंच के बीच क्या हो पाएगा सफल उसका संकल्प? क्योंकि जीना इसी का नाम है। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।
मौसम खबर के सह प्रायोजक हैं रिलैक्सो, मजबूती बेमिसाल, और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान।